नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से है और अभी कुछ ऐसे खबर सामने आए हैं जो कि आपके होश उड़ाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एरियल फाइट में अभी तक पाकिस्तान की 8 एयरक्राफ्ट मार गिराने की खबर सामने आ चुकी थी, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट किल होने की बात एक दिन पहले ही सामने आया था। इसके अलावा बुलारी एयरबेस में पाकिस्तान के एक साब एरिया एवेक्स को भी भारत की तरफ से डिस्ट्रॉय करने की बात सैटेलाइट इमेज से कंफर्म हो चुका है, जिसको शायद ब्रह्मोस से डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन अभी हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक और बहुत ही बड़ा क्लेम किया जा रहा है और क्लेम के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान की एक नहीं बल्कि दो एवेक्स को नष्ट किया गया था और ये दोनों ही पाकिस्तान की साब एरियाई प्लेटफॉर्म के एवेक्स थे। लेकिन अभी जो सेकंड एवेक्स को गिराने की बात सामने आ रही है, ये दरअसल ग्राउंड में नहीं बल्कि इसको 7 मई को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और इसको इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम की तरफ से मार के गिराया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भले ही पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले ज्यादा एवेक्स मौजूद है, लेकिन S-400 सिस्टम की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवेक्स इस बार ज्यादा कुछ एडवांटेजेस नहीं ले पाए थे, क्योंकि S-400 सिस्टम पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है, जिस वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवेक्स को पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहकर ही ऑपरेट करना पड़ रहा था और बॉर्डर के करीब वो नहीं आ पा रहे थे। और ऐसा होने से उनकी डिटेक्शन रेंज भी काफी हद तक कम हो गया था, क्योंकि आमतौर पर साब एरिया एवेक्स की रेंज 350 से 400 किलोमीटर के आसपास होता है। तो अगर ये पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर से ऑपरेट करते हैं तो ये इंडियन एयर स्पेस में ज्यादा अंदर तक होने वाली एयर एक्टिविटी को ट्रैक नहीं कर सकते। पहले वो बॉर्डर के 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के करीब आ जाते थे या ऑपरेट करते थे, जिस वजह से वो भारत के अंदर 300 किलोमीटर के आसपास देख सकते थे। लेकिन इस बार S-400 सिस्टम की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एवेक्स को बैकफुट में रहना पड़ा था और बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स के S-400 सिस्टम की तरफ से अपनी सबसे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल की मदद से पाकिस्तान की साब एरिया एवेक्स को टारगेट किया गया था और ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की एयर स्पेस में लगभग 350 किलोमीटर अंदर मौजूद था, लेकिन फिर भी इसको S-400 सिस्टम की तरफ से मार के गिराया गया था। इस बात का सबूत भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में देखा गया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से S-400 मिसाइल के अवशेष पाए गए थे जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसका मतलब साफ था कि मिसाइल अपने टारगेट को हिट किया था। अब अगर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट सही निकलती है तो इस दौरान भारत की तरफ से एक नहीं बल्कि पाकिस्तान की दो हाई वैल्यू एरियल टारगेट को नष्ट किया गया था और ये किसी भी फाइटर जेट के मुकाबले कई गुना ज्यादा मायने रखने वाला है। अगला अपडेट DRDO की तरफ से है। DRDO की तरफ से अब ये बात ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है कि वो जल्द ही पिनाका मार्क 3 गाइडेड रॉकेट सिस्टम की डेवलपमेंट और यूजर ट्रायल को शुरू करने वाले हैं। ये सिस्टम भारत के इंडिजिनस आर्टिलरी कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। ये पिनाका मार्क 3 सिस्टम ARD यानी कि आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और DRDO के दूसरे लेबोरेटरी के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है और इसकी सबसे खास बात इसकी गाइडेंस सिस्टम और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने वाली है। इसका रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाला है, जो कि अब तक डेवलप किए गए पिनाका सीरीज के रॉकेट फैमिली में सबसे लॉन्ग रेंज वेरिएंट होने वाला है। पिनाका मार्क 3 में एक 300 mm कैलिबर की रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लगभग 250 kg की वॉरेट का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये डायरेक्टली रशिया की स्मर्च मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और चाइना के PHL-03 जैसे सिस्टम के साथ कम्पीट करने वाला है। इस रॉकेट में DRDO के RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमरात की तरफ से डेवलप किए गए एडवांस गाइडेंस, नेविगेशन और कंट्रोल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे टफ टेरेन में जैसे कि लद्दाख में या कारगिल जैसे एरिया में एक्यूरेटली फायर कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह कि यह रॉकेट्स एग्जिस्टिंग पिनाका लॉन्चर के साथ भी कॉम्पैटिबल होने वाले, जिस वजह से इसे आर्मी में इंडक्ट करने में कोई ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा या इसके लिए एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सिस्टम के लिमिटेड प्री प्रोडक्शन यूनिट को पहले ही सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया चुका है, जिसको हैदराबाद में होने वाली एक डिफेंस एक्सपो के दौरान भी शोकेस किया चुका है। अब इन रॉकेट का कंबाइंड डेवलपमेंटल और यूजर ट्रायल होने वाला है, जिसमें अलग अलग टेस्ट रेंज पर टोटल 24 रॉकेट को फायर करने की बात की गई, जिसमें से 12 रॉकेट सोलर इंडस्ट्री की तरफ से सप्लाई किया जाएगा और 12 रॉकेट मुनीशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से सप्लाई किया जाएगा। ये ट्रायल सिस्टम की रेंज, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी और रेट ऑफ फायर को टेस्ट करने के लिए किया जाने वाला है। ये डेवलपमेंट भारत के स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप के लिए भी काफी जरूरी होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के 100 और चाइना
की PHL-03 जैसे रॉकेट के डेवलपमेंट के बाद, जिनका रेंज 120 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के बीच होने वाला है, इंडियन आर्मी की तरफ से 2021 में इनको काउंटर करने के लिए 120 किलोमीटर और 300 किलोमीटर तक स्ट्राइक करने वाले पिनाका वेरिएंट को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया था, जो कि चाइना और पाकिस्तान की मॉडर्न रॉकेट को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। अगला अपडेट पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। रिसेंटली पाकिस्तान की चाइनीज ऑरिजिन HQ-9 और HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन अटैक से बुरी तरीके से फेल होने के बाद अभी पता चला है कि पाकिस्तान की तरफ से भी टर्किश ऑरिजिन सिपर 1 और सिपर 2 जैसे लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के बारे में प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान पिछले कई सालों से चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड कर रहा था, लेकिन अचानक से इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद चाइनीज सिस्टम के बदले टर्किश एयर डिफेंस सिस्टम में पाकिस्तान का रुचि दिखाना ये साबित करता है कि सच में चाइनीज ऑरिजिन एयर डिफेंस सिस्टम बुरी तरीके से फेल हो गए थे। ये सब शुरू हुआ था 7 मई 2025 को, जब भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। और इसी दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जितने भी टारगेट पर मिसाइल फायर किया गया था, उसमें से एक भी मिसाइल को पाकिस्तान की चाइनीज ऑरिजिन HQ-9 या HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। पता चला कि इंडियन एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के रडार को जैम कर दिया गया था, जिस वजह से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। और इसके अलावा लाहौर और सियालकोट के HQ-9 लॉन्चर्स को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डैमेज किया गया था। चाइनीज सिस्टम जैसे कि HQ-16 जिसका रेंज करीब 70 किलोमीटर के आसपास है, और HQ-9 जो कि 200 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक के टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसकी मार्केटिंग तो काफी इंप्रेसिव थी, लेकिन जब एक्चुअल कॉम्बैट हुआ तो उस दौरान लो अल्टीट्यूड स्टेल्थ मिसाइल जैसे कि स्कैल्प या ब्रह्मोस को ये डिटेक्ट करने में नाकाम हो गए थे। इस फेलियर ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी चाइनीज सिस्टम के ऑपरेशनल फेलियर को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से शायद पाकिस्तान टर्की से एयर डिफेंस को एक्वायर करने का प्लान कर रहा है। टर्की का सिपर ब्लॉक 1 वर्जन जो है वो 70 किलोमीटर के आसपास एरियल थ्रेट को एंगेज कर सकता है, और इसमें एडवांस रडार और गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सामना करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया। इसके अलावा सिपर 2 का रेंज 150 किलोमीटर तक हो सकता है, और इसे 2026 में टर्किश एयरफोर्स में इंडक्ट करने का प्लान भी किया जा रहा है। और टर्की के क्लेम के मुताबिक ये सिस्टम स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट और एंगेज कर सकते हैं। तो अभी टर्किश ऑरिजिन सिपर ब्लॉक 2 वर्जन पाकिस्तान की HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का एक मॉडर्न और कैपेबल अल्टरनेटिव बनने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट HAL और जनरल इलेक्ट्रिक की पार्टनरशिप की तरफ से। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी HAL को एक बहुत बड़ा एश्योरेंस दिया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो F404 IN20 सीरीज के इंजन की प्रोडक्शन कैपेसिटी को 2027 तक 12 से 24 तक इंक्रीज करने वाले हैं। पिछले 14 महीनों में जनरल इलेक्ट्रिक की F404 सीरीज के इंजन की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से तेजस मार्क 1 की प्रोडक्शन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अभी करीब 200 के आसपास तेजस मार्क 1 की ऑर्डर मिलने के बाद HAL को अभी तेजस मार्क 1 की इंजन को लेकर काफी चिंता हो रहा है, क्योंकि HAL टेक्निकली अपनी 3 तेजस प्रोडक्शन लाइन से अभी साल भर में 24 तेजस को मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन बिना इंजन के एयरक्राफ्ट को रोल आउट नहीं किया सकता है। अभी के लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से साल भर में बस 12 इंजन को बनाने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को कभी भी पूरा नहीं कर सकता, और एक तरीके से HAL की प्रोडक्शन लाइन के लिए एक बॉटलनेक बना हुआ है। तो इस रेट में तेजस को डिलीवर करने में HAL को 8 से 10 साल का समय लग जाएगा, और ऐसा होने पर इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के ऊपर एक काफी नेगेटिव असर पड़ जाएगा, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से जनरल इलेक्ट्रिक को इन इंजन्स को जल्दी डिलीवर करने के लिए कहा जा रहा है। और इसी के चलते अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपनी इंजन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि अभी उनको 100 से 150 के आसपास नए जनरल इलेक्ट्रिक 404 सीरीज के इंजन के ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन के हिसाब से मार्च 2024 तक इंजन की डिलीवरी स्टार्ट होने चाहिए थे, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन लाइन पिछले 5 साल से डोमिनेंट था, और 2016 से लेकर 2021 के बीच कोई भी ऑर्डर नहीं थे, जिस वजह से जब 2021 में कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया तो उसके बाद सप्लाई चेन डिस्टर्बेशन, वेंडर रिसर्टिफिकेशन जैसे इशू सामने आने की वजह से जो प्रोडक्शन लाइन था उसको रिस्टार्ट करने में काफ़ी समय लग गया था, और इसी वजह से अभी इंजन की डिलीवरी डिले होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट की तरफ से, और अभी HAL की तरफ से तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में कुछ मेजर अपग्रेड करने का अनाउंसमेंट किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने ऑफिशियली बात अनाउंस किया है कि वो 2026 से
तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट के आईओसी और एफओसी वेरिएंट की कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड और ओवरऑल प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट भी तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को मैच करने वाले हैं। हालांकि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट को कम्प्लीटली तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन बैच अपग्रेड मेथड में इनको तेजस मार्क 1 स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस को मैच करने लायक बनाया जा सकता है। तेजस मार्क 1 को 2016 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करना स्टार्ट किया गया था, जिसमें पहले आईओसी और उसके बाद एफओसी कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। तब से लेके आज तक लगभग 9 साल कंप्लीट होने वाले और इस दौरान काफी सारे सिस्टम अपडेट हो चुके हैं। आज भी तेजस मार्क 1 में ये रडार मौजूद नहीं है, जो कि इसे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में वीकर साइड में रखने वाला है। इसके अलावा ये रडार के बिना इसमें ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट करने में परेशानी होने वाली, यानी कि हमारे जो फ्यूचर के मिसाइल या वेपन होने वाले हैं, जब वो सर्विस में शामिल होंगे तो वो तेजस की वर्तमान की फायर कंट्रोल रडार के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होने वाले। इसी वजह से अभी ब्लॉक मेथड में इनको अपग्रेड करने का फैसला किया जा रहा है। एचएएल का क्लियर कहना है कि ये अपग्रेड स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन पर फोकस नहीं किया जाएगा, बल्कि एवियोनिक्स एनहांसमेंट पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि एयर इंटीग्रेटेड डिजाइन जो कि तेजस मार्क 1 में किया गया था, वो तेजस मार्क 1 को MK1 स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने में रिपीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें एक्सटेंसिव रीडिजाइन और फ्लाइट टेस्टिंग की जरूरत पड़ने वाली और एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम में बदलाव करने से काफी सारे नए प्रॉब्लम भी सामने आ सकते हैं। और इसी वजह से अभी तेजस मार्क 1 में मॉडर्न एवियोनिक्स सूट्स, इंप्रूव कॉकपिट डिस्प्ले, एडवांस रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को ऐड करने का फैसला किया गया, जिससे तेजस मार्क 1 की कॉम्बैट कैपेबिलिटी तेजस मार्क 1 के करीब पहुंचने वाली। यह अपग्रेड एक फेज्ड मैनर में किया जाएगा, जिससे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनली अवेलेबल भी रहेंगे और डाउन टाइम भी मिनिमम रहेगा। इस अप्रोच से इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट रेडीनेस मेंटेन रहेगी, जबकि हमारे एयरक्राफ्ट ग्रेजुअली धीरे धीरे अपग्रेड होते रहेंगे। इसके अलावा इस दौरान एयरफ्रेम ओवरऑल और वेयर एंड टियर रिपेयर भी किए जाएंगे, जिससे एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की IL-78 एरियल टैंकर के बारे में बात करने वाले हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगेंस्ट में सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को मेंटेन करना अब काफी ज्यादा चैलेंजिंग बन चुका है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी सभी फाइटर जेट्स में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अभी भी हमारे जो IL-78 एयरक्राफ्ट है, इनमें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मौजूद नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल 6 IL-78 MKI टैंकर मौजूद है, जो 2003 से 2004 के बीच रशिया से खरीदे गए थे। ये एयरक्राफ्ट Su-30 MKI, रफाल और मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट को एरियल रिफिलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन और एक्सटेंडेड एयर पेट्रोल पॉसिबल हो पाता है। IL-78 टैंकर में आज भी लेगेसी एनालॉग सिस्टम या टियरली डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि आजकल की सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट में काफी वीक पड़ जाते हैं और इनकी सिग्नल को दुश्मन आसानी से ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके अलावा अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ये उसके साथ भी फुल्ली कॉम्पेटेबल नहीं होने वाला है, जिस वजह से अभी IL-78 एयरक्राफ्ट की रेडियोस को नए मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस से रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। इन सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से और DRDO की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया, और ये नए मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद हमारे IL-78 एयरक्राफ्ट अब सिक्योर और जैम रेजिस्टेंस, वॉइस और डाटा कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने वाले, जिनको इंटरसेप्ट करना दुश्मन के लिए नामुमकिन होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।